हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकेंड लेक्चर। और आज के क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है। इन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जो आज के क्लास में पढ़ाएंगे। इसलिए बच्चे लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम जो पढ़ेंगे उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम सीरियस होकर समझना है। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, आपका लाइक जो है एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, तो प्लीज गिव योर सपोर्ट थ्रू अ लाइक। ओके, चलिए पेन और पेपर निकाल लो बच्चे, आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे आप खुद को इवेलुएट कर पाएंगे। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के बारे में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई क्या होता है, और एनएफआई के कंपोनेंट्स क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पीवाईक्यूज को भी इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। तो बच्चे, बी सीरियस अबाउट द क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन टॉपिक को वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है बच्चे? ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटायर को डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं इन लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, एक लेमैन के लैंग्वेज में पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बट थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट की तरह बात करोगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ टेरिटरी administrated by the government within which persons, goods and capital circulate freely। ये बात ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी वह टेरिटरी होता है जो कोई गवर्नमेंट ऑथराइज किया है, जिस टेरिटरी को, जिसमें तीन चीज, पर्सन, गुड्स और कैपिटल, मनी सर्कुलेट फ्रीली, इजिली मूवमेंट हो सकता है इन तीन चीज का, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। जैसे मान लो अगर ये इंडिया है बच्चे, ये अगर इंडिया है, हालांकि मेरा मैप उतना स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम आपको समझाने के लिए बस यूज कर रहा हूं एक बॉक्स के माध्यम से। ये इंडिया है, तो इंडिया का जो मैप है, इंडिया में कोई भी पर्सन कहीं भी विद इन इंडिया इजिली मूव कर सकता है, कोई भी गुड्स इजिली मूव कर सकता है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री का खुद का जो मैप है उसके अंदर मूवमेंट हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। याद रखना, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी का वाइडर यूज होता है। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटायर इट ऑल्सो इंक्लूड। बच्चे, पॉलिटिकल फ्रंटायर तो आपको समझ में आ गया, उसके बियॉन्ड भी डोमेस्टिक टेरिटरी अपने में कुछ चीजों को इंक्लूड करता है। वो क्या है देखिए, पहला है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन द टू और मोर कंट्री। बच्चे, शिप या एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू और मोर कंट्री। कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट को, मान लो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक ना, वो दो कंट्री के बीच में जो शिप को रन कर रहा है वो किस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे? तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में। मतलब जो
शिप रन कर रहा है वो अगर इंडिया का है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। एक एग्जांपल लिख दीजिए इसमें, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन जापान एंड सिंगापुर आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Planes operated by Air India between Japan and Singapore are the part of domestic territory of India। जैसे बच्चे शिप का हमने एग्जांपल दे ही दिया कि शिप एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, तो ये इन पॉलिटिकल फ्रंटायर में आता है। तो जैसे मान लो कि कोई प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, एयर इंडिया जो इंडिया का है, एयर इंडिया जो इंडिया का है, वो 2 कंट्री के बीच में जापान और सिंगापुर में अगर कोई प्लेन रन कर रहा है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चे, फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, मतलब नेचुरल गैस कंटेनर, रिग्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कंटेनर, and floating platforms operated by the resident of a country in the international water where they have exclusive right to operation or comes under the domestic territory। एम्बेसीज, जैसे एम्बेसीज के बारे में पता होना चाहिए, इसको हिंदी में दूतावास कहते हैं। हर कंट्री में दूसरे कंट्री का एम्बेसी होता है। जैसे इंडिया में जैसे मान लो बच्चे ये इंडिया है, इंडिया में हर देश का अपना एम्बेसी है। जैसे इंडिया में एक पोर्शन मान लो यूएसए के लिए है, दूसरा पोर्शन मान लो चाइना के लिए है। ठीक है, ऐसे ही हर कंट्री में दूसरे कंट्री का एम्बेसी होता है। तो इंडिया में अदर कंट्री का एम्बेसी है और दूसरे देश में इंडिया का भी एम्बेसी है। जहाँ पे जैसे मान लो अगर यूएसए में इंडिया का एम्बेसी है तो वहाँ पे हम इंडियन जब जाते हैं तो हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एम्बेसी में होता है। ठीक है, ऐसे ही अदर कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है। तो एम्बेसी कंसोलेट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, कंसोलेट्स एक एरिया होता है, एक बिल्डिंग एरिया होता है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो कंसोल होता है, जो ऑथराइज पर्सन होता है, वो जाके अपने कंट्री के बारे में वहाँ पे प्रमोशन करता है, अपने कंट्री के बारे में बताता है। जैसे मान लो मैं एक कंसोल हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज हूँ कि मैं दूसरे कंट्री में जाके इंडिया के बारे में क्या करूँगा, बताऊँगा, इंडिया का प्रमोशन करूँगा। तो जहां पे मैं प्रमोशन कर रहा हूं उसे कंसोलेट्स कहते हैं और जो प्रमोशन करता है उसको कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो एम्बेसी, कंसोलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड, ये सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। मतलब अब्रोड में जो हमारा एम्बेसी है, कंसोलेट्स है, ऑल कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चे ये डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया, चलिए इसके कुछ एक्सेप्ट लिखा है, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आएगा, एम्बेसी, कंसोलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाय फॉरेन कंट्री। जैसे फॉरेन कंट्री का जो एम्बेसी हमारे यहाँ है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा एम्बेसी आएगा जो अदर कंट्री में, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। मतलब कि जिस देश का एम्बेसी है, जिस देश का, जैसे इंडिया का एम्बेसी है कहीं पे तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन like UNO, WHO located within the geographical boundaries of a country, international organization like UNO, WHO जो हमारे geographical boundary में है, जो हमारे geographical boundary में है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है,
प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लो बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, इवेलुएट कर पाओगे। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से क्या इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? ठीक है, चलिए। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, देखो इंडियन कंपनी लंदन में है, तो देखो अगर इंडिया में कुछ है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, बशर्ते वो दूसरे कंट्री का कंसुलेट्स और एम्बेसी नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ एक्सेप्शन बताए थे, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो अब बताओ, यहां पे लिखा है एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी है बट लंदन में है, क्या वहां पे एम्बेसी की कोई बात किया गया है? क्या कंसुलेट्स की बात किया गया है? नहीं। तो नॉर्मल इंडियन कंपनी लंदन में है तो वो लंदन के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया का नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा? तो ये नहीं आएगा, नो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगा, यस। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, इंडिया में कोई कंपनी है जापानीज का है तो यस इंडिया में है तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, रिलायंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में है तो वो न्यूयॉर्क के टेरिटरी पे है तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वही न्यूयॉर्क में इंडिया का एम्बेसी इंडिया के टेरिटरी का पार्ट बनेगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक का ब्रांच इंडिया में है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। इंडियन एम्बेसी इन जापान, देखो इंडिया का एम्बेसी जापान में है, यह है जापान, और जापान में कोई पोर्शन पे इंडिया का एम्बेसी है तो ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, ना कि जापान का। तो ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच चाइना में है तो वो चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, इंडिया का नहीं बनेगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रसिया का एम्बेसी इंडिया में है, देखो रसिया का कोई एम्बेसी इंडिया में है, ये इंडिया है, रसिया का एम्बेसी इंडिया में है। तो बच्चे ये रसिया का जो एम्बेसी है ना, तो ध्यान रखो ऑल्दो है इंडिया में बट एम्बेसी किसका है? रसिया का, तो वो रसिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, इंडिया का नहीं बनेगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल, टाटा ने अपना बिल्डिंग गूगल को दिया इन अमेरिका, कहां पे? अमेरिका में। तो अमेरिका में टाटा अपना बिल्डिंग गूगल को दिया तो वो अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, इंडिया का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया? सबने नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट का, कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। बच्चे जैसे कोई भी पर्सन रेसिडेंट किसी कंट्री का तभी कहलाएगा जब उसका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो। जैसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल, एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में रह रहा है, एंड हुज सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यहां पे दो पॉइंट आ गया कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कंट्री में रह रहा है, वहां पे कमा रहा है, खा रहा है ना, और उसका इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग, रेसिडेंट लाइव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे कंट्री के टेरिटरी में रह रहा है, और रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एकोमोडेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग, स्पेंडिंग और एकोमोडेशन, ठीक है ना।
जैसे यहां पे हम कहेंगे रहना, खाना और कमाना, कि हम कमाते हो, खाते हो और रहते हो जिस कंट्री में, खाना या खर्चा, जहां पे हम कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, उस कंट्री का हम नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। Following are not included under the category of normal resident. Not included under the category of normal resident. Normal resident के कैटेगरी में क्या नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर नॉर्मल रेजिडेंट के कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर जो होते हैं बच्चे, वो जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। जैसे इंडिया में कोई फॉरेनर आया 1 महीने 2 महीने के लिए घूमने के लिए, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा? नहीं, वो जिस कंट्री का है वहीं का रेजिडेंट रहेगा। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, UNO, दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये ऑल्दो दूसरे कंट्री में है बट ये वहां के डोमेस्टिक वहां के रेसिडेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल एरिया के रेसिडेंट है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ये भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। जैसे दूसरे कंट्री का जो एम्बेसी हमारे कंट्री में है, वहाँ पे जो फॉरेन स्टाफ रह रहा है वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट नहीं होगा, वो जिस कंट्री का है वहीं का रहेगा। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा रेसिडेंट नहीं होता है। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल्स, ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर, जो सीजनल वर्कर होते हैं ये भी हमारे रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। बॉर्डर पे जो वर्कर है, ठीक है, तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, नॉर्मल रेसिडेंट में क्या आएगा और कौन नहीं आएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें कौन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन नहीं है, ये बताना है। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन USA, इंडियन एम्बेसी इन USA। तो कोई इंडियन है जो इंडिया की एम्बेसी जो USA में है वहां पे काम कर रहा है, तो आखिर एम्बेसी तो इंडिया का है ना, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इंडिया का रेसिडेंट भी है। यस। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेड इन इंडिया फॉर 2 months, नहीं, टूरिस्ट जो आएगा वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा, नो। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वाचिंग क्रिकेट मैच, इंडियन पाकिस्तान गया है क्रिकेट मैच के लिए, तो कहां का रेसिडेंट होगा, इंडिया का होगा। यस, वो इंडिया का रेसिडेंट रहेगा, ना कि पाकिस्तान का। इंडियन वर्किंग इन द UNO ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, तो इंडियन UNO ऑफिस लोकेटेड अमेरिका में काम कर रहा है लेस देन 1 year, तो वहां का रेसिडेंट नहीं हुआ अमेरिका का, कहां का हुआ, इंडिया का। यस। नेक्स्ट है इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में है और एम्प्लॉय भी इंडिया का है, तो ये इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, नहीं, वो इंडिया का नहीं कहलाएगा, नो। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग टू हज पिलग्रिमेज, तो ये इंडियन मुस्लिम है, कहीं घूमने उमने के लिए जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट। प्लीज नोट इट बच्चे, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अक्सर ये जो टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी और रेसिडेंटशिप वाला कॉन्सेप्ट पूछ देता है,
तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको डिटेल्स में करवा दिया, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। अब बच्चे दो टर्म है, एक है सिटीजनशिप और एक रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप क्या होता है? देखो बच्चे, सिटीजनशिप बाय बर्थ होता है, हम जिस कंट्री में जन्म लिए हम ऑटोमेटिक है उस कंट्री के सिटीजनशिप है, और कुछ लीगल प्रोविजन भी है सिटीजन बनने के, बट जनरली इट इज बाय बर्थ। बट रेसिडेंट हम तभी कहलाएंगे उस कंट्री के जब हम किसी कंट्री में 1 ईयर से अधिक रह रहे हैं और हमारा सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। चलिए देखते क्या लिखा है। Citizenship, basically it is a legal concept and based on the place of birth. Birth place से related है of the person. It means Indian citizenship can arise in 2 ways. When a person born in India, जब इंडिया में जन्म लिया तो ऑटोमेटिक है इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, और person born outside India applies for citizenship and Indian laws allows to become Indian citizen. देखो, या तो इंडिया में आप जन्म लिए तो इंडिया के सिटीजन है, या इंडिया के बाहर जन्म लिए, आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इंडिया का लॉ आपको अलाउ किया सिटीजन के लिए, तब आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। रेसिडेंटशिप किसको कहेंगे? इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। रेसिडेंटशिप जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, अर्निंग से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन एन इंडिविजुअल ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री for a period more than 1 year, for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country. उस पर्सन का सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तब वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। 1 साल से अधिक कह रहा है, रह रहा है और उसकी अर्निंग भी उसी कंट्री में हो रहा है, तब वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। सिटीजनशिप बाय बर्थ हुआ, रेसिडेंटशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रिलेटेड है, अर्निंग पे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो बच्चे, हो गया? सभी नोट कर लिया? देखिए अब हम 2-3 टर्म पढ़ा रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, है ना, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ठीक है। तो बच्चे जैसे यहां पे देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने टोटल जो अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इधर फिक्स एसेट्स में और स्टॉक में, उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में क्या आएगा? फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, यू विल गेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चे? हमने इस साल टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया, आप जानते हो साल भर में उसका वैल्यू घटेगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो हम 5 लाख रुपया इस साल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, 20% वैल्यू कम होता है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख वैल्यू कम होगा, तो 5 लाख में से 1 लाख कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितना बचेगा? 4 लाख। तो 5 लाख हुआ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और 4 लाख हो गया नेट इन्वेस्टमेंट, कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गया एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल एडिशन मेड, तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, कैसे निकलेगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट कैसे निकलेगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे। तो देखो, डेप्रिसिएशन टर्म आप क्लास 11th में भी पढ़े थे, एक चैप्टर ही था डेप्रिसिएशन आपका। बच्चे डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू
ग्रेजुअल यूज ड्यू टू वियर एंड टियर। जब लगातार हम कोई भी एसेट्स को यूज करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का, उस एसेट्स का वैल्यू कम होता है, उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे। तो देखो बच्चे, डेप्रीसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस कर लो, यू विल गेट डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछ देता है, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम दे देगा, आपको पता होना चाहिए डेप्रीसिएशन के और भी क्या नाम है। तो डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। दिस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। यू मस्ट नो द अदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के दूसरे नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। डेप्रीसिएशन समझ में आ गया कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम होता है यूज करने की वजह से, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस कर दीजिए, यू विल गेट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ये नाम आपको याद होना चाहिए, जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे उसमें से डेप्रीसिएशन की जगह पे दूसरा कोई नाम दे देगा, पता होना चाहिए इसका मतलब डेप्रीसिएशन होता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं बच्चे? सबने नोट कर लिया? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे, वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच के डिफरेंस को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब सुनिए बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेल पे जो टैक्स इंपोज करते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसका एक एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी आर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल, इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट। बच्चे, हमें एलपीजी सिलेंडर मिलता है सब्सिडाइज रेट पे। मान लो उसका प्राइस 1500 रुपया है, सरकार हमको दे रही है 1000 में, क्या है? 500 का सब्सिडी हुआ। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल तौर पे मैंने बताया। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया कि जो टैक्स गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे इंपोज करती है, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, या सेल पे, प्रोडक्शन या सेल पे जो टैक्स इंपोज होगा उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जांपल है जीएसटी। और सब्सिडी सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है प्रोड्यूसर को गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, उसे सब्सिडी कहते हैं। तो बच्चे, अगर मान लो किसी भी गुड्स पे हम 20 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स दिए और सरकार से 5 रुपये का सब्सिडी मिल गया, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? 15 रुपया। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर लिए, वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मेजर रोल प्ले करता है। कैसे जाना है हम अभी बताएंगे, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। हो गया? सबने नोट कर लिया बच्चे? चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चे, नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? ओवरऑल पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? देखो क्या लिखा है फैक्टर कॉस्ट में? इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? लैंड आएगा,
लेबर आएगा, कैपिटल आएगा और एंटरप्रेन्योर आएगा। लैंड के बदले में हम क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। लेबर के बदले में लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। कैपिटल पे क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और एज ए एंटरप्रेन्योर ओनर को क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं। तो बच्चे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने जो पेमेंट दिया, दिस इज फैक्टर पेमेंट, और उस फैक्टर पेमेंट को ही फैक्टर कॉस्ट करते हैं। ओवरऑल पेमेंट जो दिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट में एफसी कहते हैं, मार्केट प्राइस को एमपी कहते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे ये पेन मान लो बनाने में खर्चा आया 10 रुपया और मार्केट में बिक रहा है 15 रुपये में, तो मार्केट में जिस प्राइस पे बिक रहा है वो मार्केट प्राइस हुआ। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ लेंगे तो आएगा मार्केट प्राइस। तो देखिए, मार्केट प्राइस मींस इट रेफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट आर एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। अब देखो, मार्केट प्राइस ब्रॉडर टर्म है, फैक्टर कॉस्ट स्मॉलर टर्म है। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर लीजिए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो एनआईटी प्लस कर लीजिए। एरो आपको दिख रहा है ना? ठीक है बच्चे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो एनआईटी प्लस कर लीजिए, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। आप नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये सब मेजर रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा अभी बताऊंगा, अभी पहले लिखते चलो और समझते चलो। चलिए अब हम आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बच्चे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है? देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। बच्चे, हम लोग विदेश गए वर्क करने के लिए, हम इंडियंस अदर कंट्री जाते हैं फॉरेन कंट्री में वर्क करने के लिए, तो फॉरेन कंट्री को एब्रोड कहा गया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज एब्रोड। तो हम लोग जब वहां गए अर्न करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो वहां से हम लोग अर्न करके पैसा लाएंगे, तो दैट इज फैक्टर इनकम, अर्नड मनी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेश से लाया गया है। और देखो ये इंडिया है, इंडिया में ये विदेश से कमा के ला रहा है ना, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम, हवाई जहाज पे आया और वहां से उड़ते हुए इंडिया में आएगा पैसा लेके, और ये देखो जा रहा है, इंडिया से कमा के पैसा जा रहा है, ये हो गया फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मान लो हम विदेश से कमा के लाए 100 रुपया, हम विदेश से कमा के लाए 100 रुपया और वो इंडिया से लेके गए कितना रुपया? 80 रुपया। तो 100 रुपया कमा के लाए हैं, 80 रुपया वो लोग ले गए, तो नेट कितना आया? 20 रुपया। फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो देखो बच्चे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को शॉर्ट में NFIA बोलते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया है, एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एब्रोड भी बोलते हैं। तो बच्चे, हमने जो फॉरेन कंट्री से कमा के लाया माइनस फॉरेनर जो इंडिया से कमा के ले गए, जैसे हम इंडियंस विदेश से कमा के लाए, ऐसे विदेश फॉरेनर्स भी तो यहाँ पे इंडिया में अर्न कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से लेके जाएंगे, तो जो हमने लाया माइनस वो लोग जो लेके गए यहाँ से कमा के, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर। नेट मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू, है ना, फ्रॉम -2, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, ओके। NFI कैसे निकलता है बच्चे? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट लिख लीजिए कि NFIA may be positive, 0 and negative।
ध्यान रखना बच्चे, NFI जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। मान लो कैसे, जैसे मान लो हमने वहां से 100 रुपया कमा के लाया और वो लोग यहाँ से 80 ले गए, तो NFI पॉजिटिव है 20। मान लो हम 100 लाए और वो लोग भी 100 ले गए, तो NFI नेट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और मान लीजिए हम लोग लाए 100 रुपया और वो लोग लेके गए 120 रुपया, तो 20 रुपया हमारा NFI नेगेटिव हो गया ना। तो फ्रॉम में से 2 माइनस करना, तो इट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, NFI तीनों हो सकता है। ठीक है, ओके। तो क्लियर हो गया NFI कि हमने जो फॉरेन कंट्री से कमा के पैसा लाया दैट इज फ्रॉम अब्रोड, माइनस फॉरेनर्स जो इंडिया से कमा के ले गए दैट इज टू अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। नेशनल इनकम में फ्रॉम अब्रोड प्लस होता है, टू अब्रोड माइनस होता है। दैट इज हम लोग ग्रॉस से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI को प्लस करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक पाने के लिए माइनस करते हैं। कैसे करते हैं बताऊंगा, अभी पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ NFI। बच्चे NFI के 3 कंपोनेंट्स हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रोड। ये 3 कंपोनेंट्स हैं NFI के। समटाइम्स NFI अगर दिया रहे तो ठीक है, नहीं तो फ्रॉम में से 2 माइनस कर लेना, NFI निकल जाएगा, या ये 3 कंपोनेंट को ऐड कर दोगे। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कि हमने जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया, फॉरेनर्स को और इंडियंस को अदर कंट्री में जो मिला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रोड। ये 3 NFI के कंपोनेंट्स हैं। देखना, ध्यान रखना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI प्लस करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए NFI माइनस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत अच्छे तरीके से अब समझाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, बच्चे अभी हम जो कुछ समझाएंगे थोड़ा ध्यान से सीखना। जैसे हम इधर लिख रहे हैं, एक सेकेंड, हम इधर लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और राइट में लिख रहे हैं नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो लेफ्ट में लिखे ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ब्रॉडर नैरोअर। समझिएगा बच्चे, जैसे एक टर्म होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट, ध्यान रखना, ग्रॉस और नेट। तो बच्चे ग्रॉस जो है ना, ग्रॉस ये बड़ा है और नेट छोटा है। जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हमने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट आएगा। तो ग्रॉस हमेशा बड़ा है, नेट हमेशा छोटा है। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट सिमिलर है। ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट, दिमाग बैठा लो। अब सुनो, ग्रॉस से नेट पे कहीं जाने के लिए क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे, जो हम बता देंगे ये रामबाण साबित होगा पूरे नेशनल इनकम के लिए। जो अभी हम बताने जा रहे हैं पूरे नेशनल कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। और हम बताते हैं कि आपको किताब से समझ में नहीं आएगा, जो हम पढ़ाएंगे 100% गारंटी आपको नेशनल इनकम समझा देंगे। तो ध्यान रखना कि बच्चे ग्रॉस से जब नेट पे जाएंगे, बड़े से छोटे पे जाएंगे, एरो देखना, ग्रॉस से नेट पे जाना है और कभी नेट से ग्रॉस पे आना है। तो क्या करना है, ध्यान देना बच्चे, ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, ठीक है, और नेट से ग्रॉस पे आएंगे तो प्लस डेप्रीसिएशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और डेप्रीसिएशन 1 लाख का हुआ, तो 5 लाख में से 1 लाख डेप्रीसिएशन माइनस कर दिए तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 4 लाख।
समझ में आ गया ना। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए नेट में डेप्रीसिएशन 1 लाख क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हम आ गए 5 लाख पे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। ऐसे इमेजनरी समझा रहे हैं आपको, मेन इस पे ध्यान देना है वर्ड पे कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करना है, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रीसिएशन प्लस करना है। इस बात को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। इसको लिख लो, इसको लिख लो। हो गया? ग्रॉस से नेट पे गए माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आए प्लस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है। दूसरा देखो इसके बाद, अब आते हैं मार्केट प्राइस, इन शॉर्ट इसको एमपी बोलते हैं, और फैक्टर कॉस्ट, इन शॉर्ट इसको एफसी कहते हैं। ध्यान देना बच्चे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है। तो देखो बच्चे, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना है, इसमें से एनआईटी को माइनस कर देना, एनआईटी को। ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी को प्लस कर देना। अब सवाल है सर ये एनआईटी क्या होता है? एनआईटी इक्वल टू होता है आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है फुल फॉर्म? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। जब हम आईटी में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एनआईटी। एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है। तो ध्यान रखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे आना है तो एनआईटी प्लस कर दीजिए। जैसे देखो, किसी गुड्स को बनाने में अगर हमें लगा 10 रुपया, दिस इज फैक्टर कॉस्ट, और हमने जो सरकार को नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे किया वो 5 रुपया, तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस कर दिए तो मार्केट प्राइस हो गया 15। मार्केट प्राइस से फैक्टर पे जाने के लिए एनआईटी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम याद रखना, डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम याद रखना, डेप्रीसिएशन ऑल्सो कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये भी डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो देखो हमने बता दिया आपको क्या चीज, हमने बता दिया ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। और इसी में हम बता दिए कि डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या है, तो डेप्रीसिएशन इज आल्सो कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है। फिर हमने बता दिया मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस करना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे आना है तो एनआईटी प्लस करना। एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी, एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है। एनआईटी का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, समटाइम्स इनडायरेक्ट टैक्स दिया रहेगा या उसका एग्जांपल दे देगा जीएसटी। ठीक है। अब एक और लिख लो, नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल ब्रॉडर है, डोमेस्टिक नैरोअर है। बच्चे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो इसमें एनएफआईए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो एनएफआईए प्लस कर देंगे। ये एनएफआईए होता क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या होता है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अभी बताए थे ना, NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू, अभी बताए थे ना कि NFIA जो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, NFIA। और ये NFIA जो होता है बच्चे, अभी बताए थे इसके 3 कंपोनेंट्स है, समटाइम्स ये 3 कंपोनेंट दिया रहेगा, ऐड कर लेना, NFIA निकल जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIA प्लस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लो बच्चे कि हमारा डोमेस्टिक इनकम जो है वो है हमारा 4 लाख और NFIA है 1 लाख, तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर दिया, नेशनल इनकम कितना हो गया 5 लाख, और नेशनल में से NFIA माइनस कर देंगे तो हम आ जाएंगे डोमेस्टिक इनकम पे। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये एक साथ अच्छे से इसको बना लो, ये पूरा फिगर एक साथ बना लो और इसको दिमाग में बैठा लो आज। ठीक है, ये आपको सबसे अच्छे से हेल्प करेगा। ध्यान रखना कि ब्रॉडर नैरोअर, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आना है प्लस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, बड़े से छोटे पे तो माइनस, छोटे से बड़े पे तो प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे माइनस NIT, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस NIT, मतलब MP से FC पे माइनस NIT, FC से MP पे प्लस NIT, नेशनल से डोमेस्टिक पे माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस NFIA। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए और इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए, तो बच्चे इस तरह से आपका चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड में, वो आपको क्वेश्चंस हम बता देते हैं मेनली कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या क्या है, और हम भी टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE PYQs, पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स विथ एग्जाम्पल, distinguish between consumption goods and capital goods, state and discuss briefly 3 main components of NFIA, जो अभी बताए थे 3 main components of NFIA, distinguish between depreciation and capital losses, state the meaning of normal resident of a country and state the meaning of economic territory, जिसको हम domestic territory भी कहते हैं। These are the important question, please note the question। ठीक है, these question are already asked in previous year paper। ठीक है बच्चे, चलिए अब बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं अपने कोचिंग सेंटर के बारे में कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है गुडविल एडुकेयर का। बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, कहां पे? लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। बच्चे गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो 11th एंड 12th कॉमर्स के साथ साथ CUET का प्रिपरेशन करवाती है, BCom एंड MCom एंट्रेंस कोर्सेज के लिए, और CA फाउंडेशन का भी क्लासेस हमारे यहाँ होता है। तो जिन बच्चे का एम है कॉमर्स में कुछ बनने का, कॉमर्स में कुछ अच्छा करने का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि पहला कोचिंग 11th 12th का सबसे बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करें। और यदि आप उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं या देश के किसी भी स्टेट में पढ़ते हैं तो आप वहां से आइए और वाराणसी में आके गुडविल एडुकेयर की कोचिंग को ज्वाइन करिए। कॉमर्स में सबसे बेस्ट कोचिंग है पूरे उत्तर प्रदेश और वाराणसी में। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे हमारा YouTube पे भी लेक्चर अपलोड होता है, गुडविल एडुकेयर नाम से हमारा YouTube पे चैनल है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में हर क्लास के वीडियोज आपके लिए अवेलेबल रहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। साथ ही हमारा पेड कोर्सेज भी रहता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन पेड कोर्सेज के लिए आप प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पेड कोर्सेज और फ्री नोट्स अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वहां से अपने कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे फेस टू फेस क्लासेस वाराणसी में चलता है, जिनको फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ना है, डाउट क्लियर करना है, क्लासेस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी, BHU के पास। ठीक ना, और आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये
हमारे कोचिंग का एड्रेस हो गया, आप इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि कॉमर्स के हर एक बच्चे इस कोचिंग तक पहुंच सके। इसके साथ ही बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि ऐसे बच्चे जो हमारे लेक्चर को रेगुलरली देखते हैं और उनको समझ में आता है, तो बच्चे प्लीज सपोर्ट, एक लाइक करिए चैनल को, वीडियोज को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कॉमर्स के हर एक स्टूडेंट तक एक कॉमर्स का अच्छा चैनल गुडविल एडुकेयर पहुंच सके और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इतना इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ाता है जितना मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।